10 लाख रुपये दो नहीं तो जेल की हवा खाओ। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता उमेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बेऊर थाना के एसआई फैयाज आलम ने एक साजिश के तहत हमारे क्लाइंट 63 वर्षीय देव नारायण प्रसाद एवं उनके बेटे 34 वर्षीय अजित कुमार पर शराब पार्टी करने का आरोप लगाकर जेल भेज दिए हैं। देव नारायण पेशे से शिक्षक हैं, बेटा बिजनेसमैन हैं। करीब 1 साल पहले एक प्रेम प्रसंग के मामले में दुश्मनी निकालने के वजह से तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए देव नारायण एवं उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बता दें कि 1 साल पहले देव नारायण प्रसाद के गोतिया में राकेश कुमार की बेटी से देव नारायण प्रसाद के बेटे का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में गुप्त रूप से शादी भी कर लिया था। रिश्ते में दोनों चाचा भतीजी लगते थे। राकेश कुमार को समाज में थू होने के वजह से सामाजिक स्तर पर इस मामले को दबा दिया गया था। बस यही से दोनों परिवार में दुश्मनी चलती आ रही थी। राकेश कुमार एवं फैयाज आलम दोनों एक दूसरे के हमदम इसी केस के दौरान बने थे। उसी समय से देव नारायण प्रसाद एवं उनके परिवार वाले राकेश कुमार के आंखों का कांटा बने हुए थे। प्रेम प्रसंग के मामले को रफा दफा करने के लिए पहले भी फैयाज आलम 5 लाख रुपए की मांग देव नारायण प्रसाद से कर चुके थे। पिछले दिनों 22 जून 2022 को पटना के सिपारा से शिक्षक देव नारायण प्रसाद एवं उनके 34 वर्षीय बेटे अजित कुमार को शराब पार्टी करने के आरोप लगाकर रात में 12 बजे पुलिस उठाकर जेल भेज देती है। ये बात कुछ हजम नहीं होता है। एफआईआर कॉपी के मुताबिक गुप्त सूचना मिलने के आधार पर छापेमारी करने की बात कही गई है। जब शराब पार्टी करने की खबर देव नारायण प्रसाद के घर पर मिली तो फैयाज आलम देव नारायण प्रसाद के घर में ना जाकर राकेश कुमार के घर पर क्यों गए? राकेश कुमार और देव नारायण प्रसाद दोनों गोतिया भाई हैं। दोनों का मकान और छत आपस में सटा हुआ है। आदमी बड़े आसानी से एक छत से दूसरे छत पर आ जा सकते हैं। ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि कहीं राकेश कुमार या उनके किसी आदमी ने शराब की बोतल चुपके से रात के अंधेरे में देव नारायण प्रसाद के छत पर छुपा दिया हो। छत पर जाकर देखने से यह प्रतीत होता है कि ये मामला एक नाट्य रूपांतरण भी हो सकता है। सिपारा रेलवे क्रॉसिंग फाटक के ठीक बैक साइड पश्चिम की ओर गली में कुछ दूरी पर दोनों गोतिया भाई का मकान है। पश्चिम की ओर जाने वाली रोड में पहली गली में राकेश कुमार का मकान है तो उसके आगे वाले गली में देव नारायण प्रसाद का मकान है। देव नारायण प्रसाद के घर का निकास पश्चिम की ओर तो राकेश कुमार के घर का निकास पूरब की ओर है। लेकिन दोनों का छत और मकान का दीवार आपस में सटा हुआ है। वहीं राकेश कुमार के छत पर 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एक दक्षिण की ओर तो दूसरा पश्चिम की ओर के सारे गतिविधियों को कैद करता है। लेकिन पश्चिम की ओर लगा सीसीटीवी कैमरा अपनी जगह से अचानक गायब है। एक बड़ा सवाल है कि आखिर कैमरा किसने खोला? सवाल नंबर 2, एफआईआर कॉपी के मुताबिक गांजा जैसे दिखाने वाले मादक पदार्थ को तौलने के लिए रात 12 बजे 1 बजे के बीच तराजू किसने दिया? सवाल नंबर 3, रात्रि में डीएसपी कार्यालय में देव नारायण प्रसाद एवं उनके बेटे को लेकर गई पुलिस ने अपने वरीय पदाधिकारी से क्यों नहीं आमना सामना करवाया? बाहर से ही बाहर क्यों लेकर वापस आ गए? एफआईआर कॉपी के मुताबिक जब शराब पार्टी करने की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची जरूर, लेकिन शराब पार्टी का तो कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया। दोनों बाप बेटे अपने अपने कमरे में सोते हुए पाया। जैसे एफआईआर में कहा भी है कि घर का दरवाजा खटखटा कर खुलवाया था। स्वाभाविक रूप से शराब पार्टी करने वाले या शराब बेचने वाले लोग शराब को अक्सर कहीं न कहीं छुपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन देव नारायण प्रसाद या उनका बेटा अजित कुमार ऐसा कुछ नहीं किया। सवाल नंबर 4, 63 वर्ष के उम्र में रात को 12 बजे छत पर अकेले बैठकर भला शराब पार्टी कौन करता है? सवाल नंबर 5, जब चखना के तौर पर नमकीन भुजिया छत पर बिखरा देखा गया तो पुलिस ने सबूत के तौर पर सैंपल उठाया क्यों नहीं? जबकि एक छोटे से छोटे सबूत के अभाव में अपराधी बचकर निकल जाते हैं या सजा के हकदार भी बन जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कई ऐसे सवाल मन में अपने आप उठने लगा है कि देव नारायण प्रसाद पेशे से शिक्षक हैं, बेटा बिजनेसमैन है, पूरा परिवार एक सभ्य समाज सेवी परिवार माने जाते हैं। जैसा कि आस पड़ोस के स्थानीय लोगों का कहना है, देव नारायण प्रसाद या उनका बेटा कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाए।
जो इंसान कभी शराब नहीं पिया वो इंसान भला बाप बेटे मिलकर शराब पार्टी कैसे मना सकते हैं। पटना बेऊर थाना के एसआई फैयाज आलम ने अपने पूरी टीम के साथ देवनारायण प्रसाद के आवास पर छापेमारी किया था। छापेमारी के दौरान इंपीरियल ब्लू की 2 बोतलें मिली, जिसमें एक बोतल खाली था और दूसरे बोतल में मात्र 1/4 हिस्सा 100 ग्राम शराब पाया गया, जिसका बेच नंबर 00 दिनांक 22 अप्रैल 2021 था। वहीं पानी टंकी के पास सफेद प्लास्टिक बोरे में रॉयल स्टेज वेरियल सेलेक्ट बेच नंबर 0346 दिनांक 28 मई 2022 का 750 ml की कुल 5 बोतलें मिली, जिसमें कुल 3 लीटर शराब था। साथ में ऑफिसर चॉइस की पसंद पीस अंग्रेजी शराब 2 लीटर 750 ml बेच नंबर 076 दिनांक 1 जून 2022 का मिला। उसके साथ साथ हरे रंग के पॉलिथीन में 600 ग्राम गांजा जैसा मादक पदार्थ मिला। गांजा को तौलने के लिए सिपाही सुनील कुमार 6988 को रात 1 बजे के आसपास पकड़ी भेजकर तराजू मंगवाया गया था। इस छापेमारी में बेऊर थाना के एसआई फैयाज आलम के द्वारा उसके पुलिस की एक बड़ी टीम मौजूद थी। सिपाही संजय कुमार महाराजगंज 3716, सिपाही अजय कुमार 268, मोटरसाइकिल गश्ती सिपाही मुकेश कुमार 7058, सिपाही कुंदन कुमार एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी शराब बरामद करने में अहम रोल निभाया है। इस मामले में आईपीएस की धारा 300A लगाया गया है, जबकि आईपीएस ए की धारा शराब विक्रेता के लिए लगाया जाता है, न कि शराब पीने वाले के लिए लगता है। शराब पीते हुए पकड़े जाने पर अक्सर मुंह में शराब जांच करने वाली मशीन लगाकर जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर की कॉपी में शराब पीने की बात नहीं मेंशन किया है। अधिवक्ता उमेश कुमार ने बताया कि देवनारायण प्रसाद के परिवार वालों से फैयाज आलम ने मामला सेटलमेंट करने के बदले में 10 लाख रुपए की मांग किया था। देवनारायण प्रसाद के छोटे बेटे ने भी इस बात की पुष्टि मीडिया वालों के सामने किया है। देवनारायण प्रसाद के घर वालों ने साफ तौर पर बेऊर थाना के एसआई फैयाज आलम एवं उसके पुलिस टीम पर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। फिलहाल देवनारायण प्रसाद एवं उनके बेटे अजित कुमार दोनों को जेल भेज दिया गया है। आगे इस मामले में और क्या क्या खुलासा हो सकता है, जांच पड़ताल जारी है। केस है बेऊर थाना काम संख्या 290/2022, डेटेड 23/6/2022। इस केस के आयोग है फैयाज आलम और एक्यूज इस केस में बनाए गए हैं 2 जो बिल्कुल निर्दोष हैं, देवनारायण प्रसाद और ये 63 वर्ष के हैं, और दूसरे हैं अजित कुमार देवनारायण प्रसाद के लड़के, जो अजित कुमार उर्फ छोटू। इसके बारे में ये है कि बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत एक केस दर्ज किया गया है, जैसा देखने से प्रतीत होता है। और चूंकि देवनारायण प्रसाद और अजित कुमार का मैं इस मुकदमा में अधिवक्ता नियुक्त किया गया हूँ, हमको एफआईआर पढ़ने का मौका मिला। एफआईआर हमने पढ़ा, अच्छी तरह से देखा, जैसे कि इनके संबंधियों ने एक्यूज ने मुझे बताया, उसके अनुसार ये बिल्कुल ही फॉल्स केस लगता है और इनको षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है। और षड्यंत्र में सम्मिलित इनके देवनारायण प्रसाद के अपना भतीजा राकेश कुमार भी सम्मिलित है, और राकेश कुमार से पहले से ही इस केस के आयोग जो है फैयाज आलम इनसे संबंध है, और पहले भी वो कई बार इनको फंसाने का प्रयास किए थे। यानी इनका पड़ोसी और फैयाज आलम का आपस में मिली भगत के वजह से ये कांड हुआ क्या? बिल्कुल, जहाँ तक अभी तक मेरे नॉलेज में और जानकारी के अनुसार ये बिल्कुल सत्य बात है। किस थाने का मामला है? ये बेऊर थाना का मामला है, पटना जिला अंतर्गत बेऊर थाना। क्या हुआ था उस रात्रि में? उस रात्रि को ये हुआ कि देवनारायण प्रसाद प्रतिदिन की भांति अपने परिवार के साथ, मतलब उनके परिवार में तो देवनारायण प्रसाद हैं और उनके एक छोटा लड़का है अजित कुमार, वो दोनों खा पी करके अपना सो रहे थे। तो करीब 12 बजे के आसपास, करीब 12 बजे रात्रि के आसपास फैयाज आलम वहां पहुंचते हैं, दरवाजा खुलवाते हैं। दरवाजा ये लोग आराम से खोल देते हैं। खोलने के बाद उनको कहा जाता है कि आप चलिए छत पर। दोनों को, अजीत कुमार और देवनारायण प्रसाद को फैयाज आलम के द्वारा, उनके पुलिसकर्मी के द्वारा कहा जाता है कि आप छत पर चलिए।
ये अपने छत पर जाते हैं। वहां जाने के बाद फयाज अहमद बताते हैं कि वो क्या सामान है, इनको कोई जानकारी नहीं है कि क्या सामान है। उसमें कुछ शराब का बोतल था और कुछ गांजा जैसा कोई पदार्थ था। ये सब सामान पकड़ा गया। चूंकि राकेश कुमार जो देवनारायण प्रसाद के भतीजा हैं, उनसे पहले से दुश्मनी चल रही थी। दोनों का मकान एक दूसरे के मकान से सटा हुआ है। देवनारायण प्रसाद के मकान से और उसके राकेश कुमार के मकान पर आराम से जाया जा सकता है, और राकेश कुमार के मकान से आराम से देवनारायण प्रसाद के मकान पर आया जा। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि प्रशासन कहीं न कहीं संलिप्त है राकेश कुमार के साथ 100%। इसलिए जो मादक पदार्थ पकड़े गए हैं वो कहीं न कहीं रखा गया है। बिल्कुल, इसलिए कि देवनारायण जैसा कि बताया गया और सीसीटीवी फुटेज निकला, अगल बगल में अड़ोस पड़ोस के लोगों के पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उनसे इंक्वायरी किया गया, उनको उस सीसीटीवी को देखा गया तो पता चला कि पुलिस जब आती है फयाज आलम तो सबसे पहले राकेश कुमार के घर पर जाते हैं। वहां 2-3 मिनट 4 मिनट रुकने के बाद पुनः वहां से अमित कुमार के घर आते हैं, और अमित कुमार के घर पर आने के बाद अमित कुमार को दरवाजा खुलवा करके अजीत कुमार और देवनारायण प्रसाद के दरवाजा खुलवा करके छत पर जाते हैं। कोई भी पुलिस पदाधिकारी अगर किसी को सूचना मिलेगा कि किसी के घर में अवैध कारोबार हो रहा है तो सर्वप्रथम वो जहां एक्यूज रहेगा उसके इर्द गिर्द उस कमरा को, उसके रसोई घर को, उसके बाथरूम को इर्द गिर्द इंक्वायरी करेगा कि यहाँ क्या है, मतलब जो भी उसके पोजीशन में है। चूंकि उनके मकान 3 मामला है ना, तो उस मकान में किरदार भी रहते हैं, तो वहां कहीं नहीं गया। सबसे पहले नीचे कहीं नहीं गया, छत पर क्यों गया? उसको जानकारी थी कि छत पर है। छत पर उनको कैसे जानकारी हुई? किसी का नाम नहीं बताया। आखिर पुलिस को फयाज आलम को किसने बताया? एक सवाल उस छत पर अवैध सामान रखा हुआ है। एक सवाल है, एफआईआर में जिस तरीके से लिखा गया है कि वहाँ शराब की पार्टी चल रही थी छत पे, इसमें कितना सत्यता है? तो अगर शराब की पार्टी चल रही थी तो शराब पार्टी में उनका कहीं मुंह से गंध आना चाहिए शराब पीने का। देवनारायण प्रसाद उनके लड़कों को बीच जो शराब पार्टी अगर किसी के बीच चल रही थी तो शराब पार्टी में रात्रि को लोग सोए हुए थे तो उनका तो इंसाइजर मशीन से जांच करनी चाहिए थी कि हाँ ये शराब पिए हुए थे। तो ये सब कहीं नहीं किया गया, चूंकि शराब पिए हुए थे ही नहीं, इसलिए जांच नहीं किया गया। एक गलत आरोप। कोई गवाह होगा इसका? इसके बहुत सारे उस मोहल्ला के गवाह हैं, सीसीटीवी। सर, जो वो एफआईआर किए हैं हाँ। उसमें कोई ना कोई तो गवाह होगा ना, घर मकान अगल बगल का। नहीं, कोई नहीं है। इंडिपेंडेंट विटनेस कोई नहीं है, पुलिसकर्मी ही सिर्फ है। यानी कि गवाही भी हम देंगे और गिरफ्तार भी हम ही करेंगे। हाँ। और आवेदनकर्ता भी हम ही होंगे। यही सही बात, यही यानी तीनों काम आप कीजिएगा। बिल्कुल यही हुआ। तो कहीं ना कहीं तो पूरी तरह से मिली हुई है। 100%। क्योंकि जिस घर में वो पहले गए थे उस घर में किसी को गवाह बना सकते थे। हाँ। जिस घर में वो आए हैं उस घर में भी परिवार और भी लोग रहते होंगे। हाँ। उनको भी गवाह बना सकते थे। हाँ। लेकिन किसी को नहीं बनाया किसी गया। घर को इंक्वायरी नहीं किया गया। नहीं किया गया। जिस रूम में ये लोग थे सोए हुए, जिस मतलब किचन बाथरूम लैट्रिन जो भी है, कहीं इंक्वायरी नहीं किया गया, डायरेक्ट छत पर ही गया। अच्छा, उस पुलिस को पता कैसे चला कि डायरेक्ट छत पर गया, कहीं नीचे रूम में अब ये तो सर्च पुलिस- नहीं किया गया? ये तो पुलिस बताएगी। 10-12 कैमरे हैं, लेकिन 10-12 कैमरे में कहीं चेक नहीं किया गया। इस बात की जानकारी तो पुलिस को देनी चाहिए, जी। क्योंकि पुलिस को किसने बताया कि देवनारायण प्रसाद के यहाँ शराब पार्टी चल रही है, यहाँ वहाँ अवैध कारोबार होता है, जबकि ये सोए हुए स्थिति है, तो मुंह से शराब का गंध नहीं आ रही है, तो शराब पार्टी कैसे चल रही है? देवनारायण प्रसाद जी का उम्र कितना होगा? उनका उम्र लगभग ऐसे दिया गया है 73 वर्ष, लेकिन हमारे समझ से उनका उम्र करीब 75-76 वर्ष। और बेटे का उम्र? बेटा का उम्र करीब 34-35 साल। तो आपके अनुसार शराब पार्टी चल रहा था उसमें तो और भी लोग होने चाहिए। सिर्फ 2 ही लोग तो शराब पार्टी चल ही नहीं रही थी, इसलिए वहाँ और आदमी होने का सवाल कहाँ उत्पन्न यानी होता? कहीं न कहीं पुलिस आपकी ओर से कानूनी प्रक्रिया अब क्या की जाएगी? अब तो सर्वप्रथम हम इसको बेल फाइल करेंगे दोनों की ओर से, कोर्ट को हम बतलाएंगे कि निर्दोष है, कैसे निर्दोष है, सारा तथ्य अपने पास रखेंगे और उसके बाद बेल कराने का प्रयास करेंगे।
यानी पुलिस किसी को भी शराब रख करके फंसा करके जेल भेज दे रही है। इस शुरू से ऐसा हमेशा होते आया है। कहीं न कहीं पैसे उगाही का मामला है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके पहले भी परेशान किया गया है पुलिस द्वारा? पुलिस के द्वारा पहले भी देवनारायण प्रसाद और उनके लड़कों को पकड़ के ले जाया गया है, आज से करीब 6 महीना पहले। कुछ पैसे का भी डिमांड हुआ था पुलिस की तरफ उस से? समय आया था तो 5 लाख का डिमांड किया था, अगर नहीं देंगे तो आपको कोर्ट ले जाएंगे। किसने किया था डिमांड? जो फयाज आलम, फयाज आलम ने 5 लाख रुपए डिजिग्नेशन क्या है उनका? ASI ASI। कौन थाना? पटना। तो क्या आपको लगता है किसी का वो बदला ले रहे हैं आपसे? इसी का बदला ले रहे हैं। इस बार में मैंने डिमांड की 10 लाख दो, मैं छोड़ दूंगा। 10 लाख 10 लाख घर रुपए से मांगे। किसी को उठाइए और 10 लाख दीजिए और छोड़िए। मेरी हैसियत नहीं है। मतलब कहीं न कहीं ये जो फिरौती किंग जो होते हैं, फिरौती माफिया, अब ये पुलिस प्रशासन ही फिरौती मांग रही है। जी, ऐसा फयाज अगर कुछ मतलब पूरी तरह से तो मिली नहीं। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप? वरीय अधिकारी से क्या चाहते हैं? वरीय पुलिस पदाधिकारी से हम लोग यही कहेंगे, निवेदन देंगे, आवेदन देंगे इनकी ओर से, यही आवेदन ये देंगे कि हम ये निर्दोष हैं। आप किसी ईमानदार और वरीय पुलिस पदाधिकारी से स्थानीय स्तर पर जांच करवा लें कि पहले से कोई कारोबार करते थे शराब का भी पीते थे या शराब का बिक्री करते थे या उस दिन कर रहे थे, इंक्वायरी कीजिए। अगर ऐसा है तो इन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कीजिए, नहीं है तो इन लोग को एक्विटल किया जाए, इस मुकदमा से बरी किया जाए। अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको सहयोग नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? तो अब तो फिर हम लोग कोर्ट का ही सहायता लेंगे। अंत में अगर पुलिस पदाधिकारी एक पदाधिकारी नहीं मदद करेंगे तो दूसरे पदाधिकारी वरीय पदाधिकारी के पास जाएंगे। अगर वो भी नहीं करेंगे तो और वरीय पदाधिकारी के पास जाएंगे। कोई नहीं जब करेंगे तो हम लोग तो कोर्ट का शरण लेंगे ही। कोर्ट का तो शरण अंतिम हुआ तो कोर्ट के सहयोग से सब कुछ मिलता है, न्याय मिलता है, इसलिए कोर्ट का ही शरण में हम लोग रहेंगे। सर अपना पूरा परिचय दे दें। मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और सिविल कोर्ट एवं हाई कोर्ट पटना में वकालत कर रहा हूँ 1995 से। सिविल क्रिमिनल सब केस देखता हूँ और ब्रह्मपुर में मेरा अपना निवास स्थान है और बस यही परिचय है। इस केस का देखभाल आप भी कर रहे हैं? इस केस का देखभाल कर रहे हैं। आप अपना परिचय बताना। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमित कुमार, देवनारायण प्रसाद का बड़ा बच्चा हुआ भैया। आपको क्या लगता है इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? इसमें तो फयाज आलम जो ASI हैं देव थाना से और जो मेरे वो बतिया राकेश कुमार, दोनों भूमिका संगीन है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बार हम लोग को टॉर्चर किया गया। पैसे ले करके वो आता है, हम लोग को धमकाता है, रात्रि में तंग करता है। जैसा आपने पिछली बार बताया 6 महीने पहले, उस समय क्या घटना हुई थी? उस समय घटना हुई थी कि मैं और मेरे भाई फैमिली के यहाँ गए हुए थे। अटेंडेंस शायद 8 बजे के आसपास वो फयाज आलम आया और मेरे पिताजी को उठा करके थाना ले गया। ना कोई वारंट है, कोई नोटिस। फिर हम लोग को जब पता चला तो मैंने लोकल से कॉन्टेक्ट किया, इनको भेजा और एक हमारे खाते रखते हैं वो दे। जब वहाँ पूछा गया तो वहाँ पे जो थाना जज थे सर्विसन सिंह, वो अमित कुमार थे सर, वो बोले कि मैंने तो सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए भेजा, उठा के कैसे जाएगा। उसका फिर छोड़ दिया गया, सालों लेकर भी खा सकता है, कुछ था नहीं। फिर से उसी चीज को दोहराया गया। उस चीज़ को दोहराया गया, लेकिन इसमें बहुत बड़े तरह से संघर्ष फंसाया गया। इस बार कितना मांगा गया? इस बार तो वही 10 लाख हो गया। वो नहीं फयाज आलम हर बार ऐसा करते हैं। क्या बोले कि 10 लाख अगर आप नहीं देंगे तो आगे क्या करेंगे प्रशासन? आपको पूरी तरह से इस तरह से फंसा देंगे कि आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। किस तरह का, मतलब किस तरह के फंसाएंगे? आप बुरा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, मैं जॉब करता हूँ। वो बोलते हैं कि नौकरी भी नहीं करने देंगे, आपको जिंदगी भी खराब होगी, आपकी इस फैमिली को हम डाले देते हैं। अपना परिचय दें। मैं अमित कुमार, पिता देवनारायण प्रसाद, 12 करूँगा। चलिए, धन्यवाद।